Okay. So the paper that we are doing today is Summer 2023, Paper 2, Variant 2. Next, sorry, Variant 1 कहने लगे हैं launch. एक second. Yeah. So, figure 1.1 is a transmission electron micrograph of a cell from the stem of sago pondweed. So this is basically a photomicrograph of a stem. States the evidence from figure 1.1 that shows that the cell is from the stem of S. pectinata and not from the mesophyll of a leaf. I'm pretty sure you guys are aware how a mesophyll cell looks like, but I shall be showing you how it actually looks like. Still, I think so. We did this paper previously as well last year. तो मेरे पास last year का paper में micrograph होगा of a मेसोफिल सेल सो दैट आप लोग क्लियरली समझ सको कि मेसोफिल सेल और बाकी जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. सो दिस इज हाउ अ मेसोफिल सेल लुक्स लाइक. अगर आप मेसोफिल सेल के फोटोमाइक्रोग्राफ को देखो, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ को देखो, सो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास क्या कहता है, हमें क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं और जो एजेस ऑफ द सेल्स है ना उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे होंगे और आपको एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूम नजर आ रहा होगा. जो ये हॉलो व्हाइट स्पेस है ना, दैट इज बेसिकली द लार्ज सेंट्रल वैक्यूम. सो मेसोफिल सेल्स में आपको दो चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रही होती हैं. एक तो आपके क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे होते हैं और एक आपको नजर आ रहा होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूम. अब let's come back to the micrograph that they've given us. अगर आप इसको देखो और आप मेसोफिल सेल का माइक्रोग्राफ जो मैंने अभी दिखाया था उसके साथ कंपेयर करो, तो हम जो कंपैरिजन लिख सकते हैं वो तो हम ये लिख सकते हैं कि either we cannot see any chloroplasts in this particular micrograph and hence it would be from the stem and not from the mesophyll cell, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नजर नहीं आ रहा. इंस्टेड हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं. ये एक वैक्यूल है, इतना भी छोटा नहीं है, बट हमारे पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं है. इंस्टेड वी हैव मल्टीपल स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल्स. तो ये जो आपके पास एम्प्टी रीजन है या ट्रांसपेरेंट रीजन है, ये आपके वैक्यूल्स है. ठीक है. सो इनमें से कोई भी एक कंपैरिजन हम लिख सकते हैं. सो नो क्लोरोप्लास्ट इन द माइक्रोग्राफ which are usually present in the mesophyll cell. Okay. Complete each row in table 1.1 to identify a cell structure shown in figure 1.1 that carries out the function listed. Gas exchange. अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, प्लांट सेल्स का कोई स्पेशलाइज्ड गैस एक्सचेंज सिस्टम नहीं होता जिस तरह ह्यूमंस का होता है, मैमल्स का होता है. सो प्लांट्स किस तरह से अपना गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं. जब हम लीफ की बात करें तो लीफ में स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा के थ्रू क्या कहते हैं, वो एयर इन एंड आउट जा रही होती है. बट तब भी अगर हम सेल्स के लेवल पे बात करें तो सेल्स को कैसे क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है. या फिर किसी भी सेल के लिए, इवन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही डिफ्यूज हो रही होती है इन एंड आउट. सो हमारे पास यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर नंबर, द स्ट्रक्चर नेम्ड एज ए. हमारे पास जो ए है दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. ये बाहर हमारे पास जो ये इतना हिस्सा, दिस इज बेसिकली द सेल वॉल. ये पूरी आपकी सेल वॉल है जो आपको एक थिक बाउंड्री नजर आ रही है, और जो पतली वाली आपको बाउंड्री नजर आ रही है जो पॉइंट कर रही है इस वाले एरिया को, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है. सो वी कैन से नेम ऑफ सेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन which is the letter A. प्रोडक्शन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स. हमारे पास जो राइबोसोम्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, हमारे पास राइबोसोम बनाने के लिए जो ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज बेसिकली द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस. राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बन रहा होता है. अगर हम न्यूक्लियोलस को देखें ऑन द फिगर, तो हमारे पास जो डार्क कंडेंस, हमारे पास जो डार्क बॉल लाइक शेप होती है विद इन द न्यूक्लियस, वो हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है, विच इज बेसिकली this letter or this labeling in the figure. So we would say letter on the figure C. Active transport of ions. Again हमारे पास जो active transport हो रहा होता है वो membranes के through हो रहा होता है. So यहाँ पर भी हम cell membrane लिख देता.
एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रिया होती है, विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया होती है, नॉट अक्रॉस। माइटोकॉन्ड्रिया किधर है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली द सॉसेज शेप ऑर्गेनील व्हिच इज labeled as E over here. Okay. Plant vacuoles develop when vesicles fuse together. So they're telling us how a vacuole actually forms. जब हमारे पास vesicles आपस में fuse हो रहे होते हैं, तो वो fusing of the vesicles basically results in a large vacuole to form. तो छोटे छोटे vesicles आपस में fuse होके एक बड़ा सा vacuole बना देता है. The vacuole increases in size as more vesicles fuse. जितनी ज्यादा vesicles fuse होंगी, उतना बड़ा vacuole की जो volume होगी, उसकी size होगी. Figure 1.2 shows the movement of vesicles within a plant cell during the development of a vacuole. तो हमारे पास ये छोटी छोटी वेसिकल्स है, ये सारी आपस में क्या कहते हैं, फ्यूज करके एक वैक्यूल बना रही है. जितनी ज्यादा वेसिकल्स फ्यूज होंगी, उतना जो वैक्यूल का वॉल्यूम है, साइज है, वो बढ़ेगा. नेम द प्रोसेस दैट इज अकरिंग एट एक्स. तो हमारे पास एक्स में बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में आ रहे हैं. सो व्हाट इज दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस एट एक्स? राइट, दिस इज एंडोसाइटोसिस. बिल्कुल. Some of the vesicles formed by the Golgi body pass through the vacuole. These vesicles contain proteins that have been folded correctly and some that have not folded into their correct shapes. The proteins that have not folded correctly pass through the vacuole where they are broken down. तो हमारे पास क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कुछ वेसिकल्स बनाता है और हमारे पास वो वैक्यूल के पास चली जाती है. उनमें से कुछ वेसिकल्स ऐसी होती हैं जिनमें करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, कुछ वेसिकल्स ऐसी होती हैं जिनमें जो प्रोटीन्स हैं दे हैव नॉट बीन करेक्टली फोल्डेड. हमारे पास जो प्रोटीन्स आर हैव नॉट फोल्डेड करेक्टली आर पास टू द वैक्यूल वेयर दे आर ब्रोकन डाउन. कोई भी चीज अगर ब्रोकन डाउन हो रही है तो वो अपने जो उसके बेसिक यूनिट्स हैं, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो उनमें क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करी, यानी कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है. Explain how proteins that have not folded correctly are broken down in the vacuole. Now, this is a very interesting question. देखो, जब भी से कि हमारे पास कोई पॉलीमर या कोई मैक्रो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर रहा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी ऑफ इट, द बायोकेमिस्ट्री ऑफ इट, तो हमारे पास ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना. कोई भी हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल होता है, उसका हाइड्रोलिसिस अगर हो रहा होता है विद इन द बॉडी, अगर हो रहा होता है, तो उसके लिए हमें एंजाइम्स एज कैटलिस्ट चाहिए होती है. ठीक है. सो हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं विच हैव नॉट बीन फोल्डेड करेक्टली, इफ दे आर ब्रेकिंग डाउन इन द वैक्यूल, तो वैक्यूल में ऐसी कोई चीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करवा सके, और वो हमारे पास एंजाइम्स होंगी. And obviously, if it is a protein, तो obviously proteases होंगी. So we will say that the proteins which are not folded correctly, they get hydrolyzed within the vacuole. Enzymes such as proteases, या आप वैसे hydrolytic enzymes ही बोल सकते हो, that would also be correct. हमारे पास ये कहते हैं proteases act upon the incorrectly folded proteins and the proteins are broken down into amino acids, or you can say peptides. So within the vacuole, the proteins which are not correctly folded are hydrolyzed by proteases which break down proteins into amino acids. Small vacuoles in Aspectinata may have roles similar to lysosomes in animal cells. Describe the role of lysosomes in animal cells in defense against pathogens. So immunity में किस तरह से जो lysosomes हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं, we have to mention that. It's a 2 mark question, so we do not have to go in the details of it. हमें 2 marking points देना है, so we would say lysosomes fuse with the
phagocytic vesicle, which contains pathogens. They release their hydrolytic enzymes, thereby digesting the pathogen. Okay. Glycogen and cellulose are polymers. Figure 2.1 shows small representative regions of glycogen molecule and a cellulose molecule. So ऊपर इन्होंने हमें glycogen दिया हुआ है और नीचे हमारे पास cellulose है. By the structure, it is also very evident कि कौन सा glycogen है, कौन सा cellulose है, because हमें branching दिखाई दे रही है. हमारे पास क्या कहते हैं ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में सेल्यूलोज का जो मॉलिक्यूल है, एक तो उसमें जो हमारे पास बॉन्ड्स है, दे आर बेसिकली ऑल्टरनेटिंग, ऊपर नीचे. तो हमें पता है कि जो सेल्यूलोज के मोनोमर्स है वो ऑल्टरनेटिवली 180 डिग्री फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होती हैं in the cellulose molecule, they are basically, one would be if it is the O is facing downwards, the other O, the next one, would face upwards. Actually, describe three ways visible in figure 2.1 in which the molecule of glycogen differs from the molecule of cellulose. तो हमें ये बताना है कि क्या हमारे पास visible differences हैं between glycogen and cellulose. तो एक तो जो हमें difference नजर आ रहा है वो हमें in terms of shape नजर आ रहा है, which is कि हमें branching नजर आ रही है glycogen में, whereas हमारे पास जो cellulose है, it is an unbranched linear molecule. So glycogen is a branched molecule, whereas cellulose is an unbranched linear molecule. नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड्स की हम बात कर सकते हैं. ग्लूकोज जो हमारे पास ग्लाइकोजन है उसमें हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है. वेयर एज हमारे पास जो सेल्यूलोज है उसमें खाली हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है. सो वी वुड से इन ग्लाइकोजन 1,4 glycosidic and 1,6 glycosidic bonds are present. Whereas in cellulose, only 1,4 glycosidic are present. फिर हमारे पास वी कैन से एक बहुत एविडेंट डिफरेंस होता है कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन है वो अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से बनी होती है और हमारे पास क्या कहते हैं जो हमारी सेल्यूलोज है वो बीटा ग्लूकोज मोनोमर से बनी होती है. इफ यू वांट टू मेंशन अबाउट द ऑल्टरनेटिंग रोटेशन, आप वो भी मेंशन कर सकते हो. इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट क्या कहते हैं हम मेंशन. नो, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज नॉट इन ग्लाइकोजन, दैट इज इन स्टार्च. हमारे पास अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में होता है, ग्लाइकोजन तो खाली ग्लाइकोजन होता है. Okay, so we can say that glycogen is made up of alpha glucose monomers, whereas cellulose is made up of beta glucose monomers. Okay. Glycogen is found in the form of granules in mammalian and liver
In mammalian liver and muscle cells, figure 2.2 is a diagram of part of a molecule of glycogen isolated from a glycogen granule. So this is basically a glycogen molecule that they've shown us. Explain how the structure of glycogen is related to its function in cells. अच्छा जी, हमारे पास जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को रिलेट करने की विद फंक्शन से, तो हम सबसे पहले वी नीड टू ब्रिंग इन आवर माइंड कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें पॉलीमर्स की ना, तो पॉलीमर्स और स्पेसिफिकली जो हमारे पास स्टोरेज मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, स्टोरेज पॉलीमर्स हैं, जो हमारे पास स्टार्च हो गया या हमारे पास ग्लाइकोजन हो गया, ये जो हमारे पास स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है ना, दे शुड बी कॉम्पैक्ट। एंड व्हाई दे शुड बी कॉम्पैक्ट? बिकॉज वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना कर रहे हो। तो हमारे पास जो ब्रांचिंग होती है ना, ब्रांचिंग मेक्स अ मॉलिक्यूल मोर कॉम्पैक्ट। एंड व्हाई इज इट सो? आप इमेजिन करो, ये जो सारी आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, या इन ब्रांचेस में आपको जितने मोनोमर्स नजर आ रहे हैं, ये इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रांच, अगर ये सारे लाइंड अप होते हैं, लाइक ऑल ऑफ दीज, आप इन सबको सेपरेट करके अगर इनको लाइन अप करना शुरू करो, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल कितनी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। सो ऑब्वियसली हमारे पास जितने भी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे सिलेबस में हमने स्टार्च और क्या कहते हैं ग्लाइकोजन को पढ़ा है। तो हमारे पास द मॉलिक्यूल्स, the storage molecule should be compact, and branching basically makes the molecule more compact। वो कम जगह ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। सो हमारे पास क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और अगर कॉम्पैक्ट हैं और क्या कहते हैं कम जगह में वो ज्यादा मोनोमर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो हमारे पास कॉम्पैक्ट शेप का क्या फायदा होगा कि कॉम्पैक्ट शेप में हमारे पास और ग्लूकोज मोनोमर्स भी प्रेजेंट होंगे। सही है। तो हमारे पास एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारे पास ज्यादा ग्लूकोज अकोमोडेट हो जाती है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में। दूसरा हमारे पास, वी डिस्कस दिस एंड वी वर स्टडीइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास जहां जहां ब्रांचिंग होती है ना, वहां वहां एंजाइम एक्ट कर सकती है। सो एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग हमारे पास जो एंजाइम है वो ब्रांचेस पर इफेक्ट अटैक कर सकती है, और जहां जहां उसको एंड्स नजर आ रहे हैं, उन एंड्स को वो अटैक कर सकती है, हाइड्रोलाइज कर सकती है। सो हमारे पास ज्यादा फ्री एंड्स अवेलेबल होते हैं ड्यू टू ब्रांचिंग। सो जहां जहां ब्रांचिंग होगी, जैसे हमारे पास अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग रिजल्ट्स इन मोर फ्री एंड्स। अगर आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, तो अमाइलोज इस तरह की दिखती है। सो अमाइलोज के जो फ्री एंड्स हैं वो उसका स्टार्ट और उसका एंड वाला पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे हमारी एंजाइम एक्ट कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहां पर भी ब्रांचिंग आ जाती है तो फ्री एंड्स बढ़ जाते हैं। फ्री एंड्स अगर बढ़ जाते हैं तो हमारे पास डाइजेशन हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गया, वो जल्दी हो जाता है, वो आसान हो जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास जो हमारा वो होता है क्या कहते हैं स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एन ऑस्मोटिक पुल। वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव से फायदा क्या होता है कि हमारे पास दे वुड नॉट पुल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस। तो वो जो सेल है उसका वाटर पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहे होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी कैन मेंशन इन दिस आंसर। ब्रांचिंग gives rise to more free ends, making digestion easy. Glycogen serves as a storehouse for glucose. Therefore, the compact structure allows more glucose to be stored in small space.
osmotically inactive, thus they do not change the water potential of the cell. Explain how the arrangement of cellulose molecules in plant cell walls is related to their function. Again, what's the function of plant cell walls? The function of the plant cell wall is to provide high tensile strength, mechanical support, so that the cell wall is able to bear the turbo pressure, the hydrostatic pressure, which is applied to it जब हमारे पास पानी का जो amount है, volume है, वो बढ़ जाता है plant cell के अंदर. सो हमारे पास जो सेल्यूलोज होता है उसमें जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लाइंड अप होते हैं एंड व्हेन दे आर लाइंड अप तो हमारे पास क्या कहते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. नाउ हमारे पास द रीजन व्हाई द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर एबल टू अरेंज देमसेल्व्स पैरेलल टू ईच अदर और ऑन टॉप ऑफ वन अनदर इज बिकॉज कि हमारे पास जो मोनोमर है जो सॉरी मोनोमर कह रही हूँ जो हमारे पास सेलुलोज मॉलिक्यूल है ये एक सेलुलोज मॉलिक्यूल है ये एक सेलुलोज मॉलिक्यूल है. सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर लीनियर एंड दे आर अनब्रांच्ड. अगर वो लीनियर है अगर वो अनब्रांच्ड है तो इट इज इजियर फॉर देम टू अरेंज themselves on top of one another in a parallel arrangement. अगर ये branched होते अगर क्या कहते हैं ये helical होते तो ये इस तरह से parallel तरीके से arrange नहीं कर पाते. अगर ये parallel तरीके से arrange नहीं कर पाते तो effectively इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती. These hydrogen bondings basically ensure कि हमारे पास जो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है उसकी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा हो क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है ना जितनी ज्यादा इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उतना मुश्किल होता है उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना. तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली द कॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ विद इन द माइक्रोफिब्रिल्स. और हमारे पास ये डेवलप ही इस वजह से हो पाती है कि बिकॉज ऑफ द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स बिकॉज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स वो आपस में पैरेलल तरीके से अरेंज हो पाता है. सो वी वुड से that the cellulose molecules are unbranched and linear. Thus, they can easily arrange themselves parallel to one another allowing for hydrogen bonds to form. Many hydrogen bonds between cellulose molecules result in an overall high tensile strength of cellulose, ensuring or enabling the cellulose cell wall to bear turbo pressure. Yeah, I did the same for AS as well, that it is very beneficial if you go over the syllabus a day or two, like the entire syllabus in like 2 to 3 days before the exam comes. Um, we can talk about the crisscross arrangement, yes, but not essentially the permeability of cell wall because they're asking us to relate the structure with the function.
Fully permeable cell wall doesn't actually have much of a function to play. The main function or the role of the cell wall is to provide mechanical strength to bear the turbo pressure, और वो इस वजह से आता है. So we have to answer with respect to what function the cell wall plays, which is the mechanical support it provides or the pressure that it bears. Okay. Figure 3.1 shows some fruits of the grapevine. Sucrose is transported in the phloem of the grapevine to the fruits. In the fruit, sucrose is hydrolyzed by the enzyme sucrase, which is found in cell walls. The glucose and fructose produced by the hydrolysis of sucrose pass through membrane proteins known as hexose transporters into the cytoplasm of the fruit cells. Now, I want you all to read this. It is a very important and interesting question because it requires critical analysis skills. They're telling us कि हमारे पास जो sucrose है वो ट्रांसपोर्ट होती है via the phloem. We know that already from our syllabus material. And they're telling कि जो sucrose है वो कहाँ जाके डिपॉजिट होती है? फ्रूट्स में डिपॉजिट होती है. In the fruits, sucrose is hydrolyzed by the enzyme sucrase, which is found in cell walls. So let's say ये हमारे पास फ्रूट है. मैं ग्रेप को ड्रॉ करती हूँ. ये हमारे पास एक ग्रेप है. ठीक है. इसका जो सेल है हमारे पास फ्रूट बेसिकली इज ऑल्सो टेक्निकली अ प्लांट सेल उसी में ग्रो कर रहा होता है. सो हमारे पास क्या कहती हैं, दिस इज अ ग्रेप. दे आर सेइंग कि हमारे पास इसकी जो सेल वॉल है उसमें सुक्रोज आता है. सो लेट्स से ये हमारे पास सेल वॉल है और हमारे पास ये जो ब्लू वाला पार्ट है दैट्स द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, दैट्स द सेल मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट दे आर टेलिंग अस इज कि हमारे पास पहले जो सुक्रोज है वो आती है सेल वॉल के अंदर. इट कम्स इनसाइड द सेल वॉल and within the cell wall the sucrose is converted into glucose and fructose. ठीक है. So sucrose is a disaccharide. Within the cell wall हमारे पास एक enzyme होती है sucrase and that enzyme hydrolyzes the sucrose into glucose and fructose. और फिर हमारे पास जो glucose and fructose है which are basically your monosaccharides or your hexoses, they diffuse inside the fruit cells via the हेक्सोस ट्रांसपोर्टर्स. हेक्सोस ट्रांसपोर्टर्स क्या है? ये आपके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में. आर यू एबल टू मेक सेंस ऑफ द सीक्वेंस? हमारे पास फ्लोएम के थ्रू सुक्रोज आई टुवर्ड्स द फ्रूट सेल्स. फ्रूट सेल्स की जो सेल वॉल है वहां पर वो सुक्रोज हाइड्रोलाइज हुई इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंटर्ड इनसाइड द फ्रूट सेल via hexose transporters, which are basically your transport proteins. State why membrane proteins are required for the movement of molecules such as glucose across cell surface membranes into cells. उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो भी polar water soluble hydrophilic substances हैं, they cannot directly pass through the phospholipid bilayer and hence they require a membrane protein to move across the cell membrane. So polar hydrophilic substances cannot directly cross the phospholipid bilayer. Okay. Researchers investigated one type of hexose transporter known as VVHT1, which is found in the fruit cells of the grapevine. They used a mutant strain of yeast that has very few hexose transporters in its cell surface membranes to investigate the properties of VVHT1. The researchers inserted molecules of VVHT1 into the cell surface membranes of the mutant strain of yeast. Okay, now what's happening over here? हमारे पास एक सर्टेन हेक्सोस ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है VVHT1. ठीक है, इसको हम सिंपली HT कह देते हैं, हेक्सोस ट्रांसपोर्टर बुलाते हैं. And the researchers wanted to study the mechanism or the behavior or whatever process the hexose transporter is able to carry out. उनको वो स्टडी करना था. उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कहते हैं एक यीस्ट को लिया. यीस्ट हमारे पास एक यूनिसेल्यूलर फंगाई होता है. उन्होंने एक यीस्ट को लिया. लेट्स से ये हमारे पास यीस्ट का सेल है.
and they basically inserted molecules of the hexose transporter into the cell surface membrane of the mutant yeast strain. Initially इस yeast के पास बहुत कम hexose transporters थे. ऐसे yeast के cell membrane के अंदर इन्होंने insert किए artificially VVHT1 उसके cell surface membrane में. Equal volumes of mutant yeast cells with VVHT1 were kept in 8 different concentrations of glucose solution. The rate of uptake of glucose by the yeast cells in each solution was determined. All the solutions were kept at the same temperature and pH. The results are shown in figure 3.2. तो हमारे पास yeast आप लोगों ने देखा होगा if you are aware of baking or something हमारे पास yeast एक पाउडर की फॉर्म में आता है ठीक है तो हमारे पास उस yeast पाउडर की उन्होंने सोल्यूशन बनाई इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ म्यूटेंट yeast सेल्स लिए ठीक है और क्या कहती हैं उन सब म्यूटेंट yeast सेल्स में VVHT1 इंसर्टेड था सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ yeast सेल्स की उन्होंने टेस्ट ट्यूब्स बनाई और उसमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन रखे ग्लूकोज हमारे पास क्या है ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है विच मूव्स अक्रॉस this particular transport protein and then they observed the rate of uptake of glucose by each cell in each solution कि क्या ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ अपटेक है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है थ्रू दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन would that be affected or would that not be affected the results are shown in figure 3.2 so this is the rate of uptake of glucose against the concentration of glucose now the researchers concluded that VVHT1 is responsible for the facilitated diffusion of glucose into the cells. Explain how the results in figure 3.2 provides evidence to support this conclusion. Take a minute, think about it, and answer in the chat box. Why do you think that this particular graph, this particular figure suggests that the movement of glucose through the VVHT1 is because of facilitated diffusion? Why cannot this be simple diffusion? Okay. ना हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन का जो ग्राफ होता है बेसिकली हमारे पास हम जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा अपटेक बढ़ता है ठीक है और नॉर्मली हमारे पास जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हैं रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ बन रहा होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे होते हैं रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन भी बढ़ रहा होता है However, when we're talking about facilitated diffusion के लिए हमें transport proteins चाहिए होता है, ठीक है? Transport proteins can be saturated. Saturated का क्या मतलब है? Let's say ये एक transport protein है. मैं एक channel protein draw कर रही हूँ. सही है? इसके अंदर हमारे पास क्या कहती हैं water fill channel है. Now, हमारे पास let's say this channel protein is full of glucose molecules. ये सारे glucose molecules हैं. If the channel protein is full of glucose molecules और मैं बाहर glucose molecules की concentration बढ़ाती रहा हूँ उन glucose molecules की concentration बढ़ाने का मतलब उन glucose concentration molecules की concentration बढ़ाने से मेरा rate of diffusion of glucose नहीं बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा because the structure that is responsible for the transport of glucose across the cell surface membrane is full. ये चीज अगर फुल है तो आप कितना ही बाहर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो रेट ऑफ अपटेक नहीं बढ़ेगा तो हमारे पास एक पॉइंट पर आके जब हमारा ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का so we say that the concentration of glucose is no longer the limiting factor instead the membrane proteins the hexose transporters they have become saturated and they are acting as a limiting factor and hence हमारे पास concentration बढ़ाने की वजह से हमारा rate of uptake of glucose नहीं बढ़ा so हमारे पास जो plateau है of diffusion against concentration plateau का ग्राफ कांस्टेंट एक फेज आ जाए वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता ठीक है so we would say and you can even quote the value कि हमारे पास 150 माइक्रोमोल per dm क्यूब के बाद our graph starts to become constant. Increasing the glucose concentration does not increase the rate of uptake of glucose. That is because the membrane proteins responsible for the transport are saturated. So, increasing the concentration of glucose
above 150 micromole per dm cube, it does not increase the rate of uptake. Instead, the graph becomes constant. The transport proteins would be saturated or working to their full capacity, or they're the limiting factors. That is also acceptable. Okay. The researchers thought that grape vines could be modified to have more hexose transporters to increase the size and quality of grapes. Explain why increasing the number of hexose transporters could be commercially important to growers of grape vines. Grape vines में basically grapes लगे हुए होते हैं, ठीक है? They are saying कि अगर हम ग्रेप के जो फ्रूट सेल्स हैं उनमें हम हेक्सोज ट्रांसपोर्टर्स बढ़ा देंगे, उसकी वजह से जो साइज है और जो क्वालिटी है ग्रेप्स का वो बढ़ जाएगा. Explain why increasing the number of exhaust transporters would be commercially important to growers of grapevines. हमें पता है कि exhaust transporters एक पॉइंट पर आके लिमिटिंग फैक्टर बन जाती हैं फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज. हमारे पास जो प्लांट्स में फ्रूट्स लगते हैं उन फ्रूट्स में जो मिठास आती है, आप एक पेड़ से ऐसा हो सकता है दैट इफ यू आर पिकिंग अप अ फ्रूट फ्रॉम द सेम ट्री, एक फ्रूट ज्यादा मीठा हो एक फ्रूट कम मीठा हो. उसकी वजह ये है कि एक फ्रूट में जो शुगर डिपॉजिट है वो ज्यादा हुई होगी और दूसरे फ्रूट में शुगर डिपॉजिट कम हुई होगी. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द हेक्सोस ट्रांसपोर्टर्स इन ग्रेप वाइन्स, तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज कैरी करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, अगर हम वो बढ़ा देंगे तो ग्रेप सेल्स में, हमारे जो फ्रूट सेल्स हैं, ग्रेप के फ्रूट सेल्स हैं, उनमें ज्यादा अपटेक ऑफ ग्लूकोज होगी. ज्यादा अपटेक ऑफ ग्लूकोज से साइज भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी. साइज क्यों बढ़ेगा कि हमारे पास बेसिकली जो ग्लूकोज है जब वो अंदर जाएगी तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर्स बढ़ेंगी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जब ग्रेप सेल की बढ़ेगी तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. वाटर पोटेंशियल जब कम हो जाएगा तो ग्लूकोज हमेशा अपने साथ पानी को खींचती है. ग्लूकोज इज वेरी ऑस्मोटिकली एक्टिव. So when more glucose would be taken up by the grapefruit cell, it would result in more water to flow in via osmosis, increasing the size of the fruit. Subsequently, हमारे पास अगर ज्यादा शुगर डिपॉजिट हो रही होगी, ज्यादा शुगर का अपटेक हो रहा होगा, तो वो हमारा जो फल है वो क्या कहते हैं, ज्यादा मीठा होगा. एंड दैट वुड फेवर द फार्मर बिकॉज हमारे पास मीठे फल ही खाने होते हैं, फीके फल तो किसी को खाने नहीं होते. सो वी विल राइट दिस that increasing the hexose transporters, increasing the number of hexose transporters would increase the uptake of glucose by grapes, cause more sweet fruit, when glucose is taken up by the fruit cell, it would cause water to flow in via osmosis, thereby increasing the size of grapes. Figure 3.3 is a diagram of a protein in the cell surface membrane of a macrophage from a mouse. Macrophages use these proteins in antigen presentation. Non-self antigens bind to the proteins and are involved in the activation of specific T lymphocytes during the immune response. State what is meant by a non-self antigen. So, non-self antigen is usually a protein macromolecule which stimulates an immune response.
Some pathogens enter human cells. Macrophages partially digest these pathogens and present antigens to T lymphocytes during immune response with reference figure 3.3. Explain how T lymphocytes respond to infection by a specific type of pathogen. अच्छा जी, हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम फिगर 3.3 की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है। अंदर का रीजन जो है वो साइटोप्लाज्म है और ऊपर हमारे पास क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है ना, हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस इज कि जब हमारे पास मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, इट इज बेसिकली अ कॉल ऑफ हेल्प टुवर्ड्स टी lymphocytes that we are unable to get rid of this particular pathogen and we need your help, please come to our help। ना हमारे पास जो हमारे lymphocytes होते हैं उनके सेल सर्फेस मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं। वो वाला clone of T lymphocytes which would have the receptor complementary to the antigen being presented, that clone would be stimulated. And once the clone is stimulated, it would bind to the antigen. Once it binds to the antigen, the T lymphocytes would undergo clonal expansion via mitosis. Then it would secrete cytokines, and the cytokines would then trigger the B lymphocytes or the T killer cells to carry out the adaptive immune response. So the antigen presentation by macrophages stimulate the clone of T lymphocytes which has complementary receptors to the antigen T lymphocytes bind with the antigen and undergo clonal expansion via mitosis T helper cells secrete cytokines to stimulate complementary B cells and T killer cells to carry out adaptive immune response. MVT cells or T lymphocytes retain immunological memory for the secondary immune response. I told you. Question number 4 says the gene for the enzyme catalase is on chromosome 11 in humans. Explain the meaning of the term gene. So, gene is a sequence of DNA nucleotides that code for a polypeptide. Two enzymes, DNA polymerase and DNA ligase, are involved in the replication of DNA. Figure 4.1 shows the replication of part of human chromosome 11 by DNA polymerase.
The arrows show the direction of synthesis of the new polynucleotides by DNA polymerase. We know that DNA polymerase would always synthesize the new strand in the 5 prime to 3 prime direction. So this is the 5 prime and this is the 3 prime direction. तो DNA polymerase है, it will be moving in this direction. ये हमारे पास leading strand होगा obviously. So this is our leading strand. On the contrary, हमारा जो 5 prime end है वो यहाँ पर ये है and this is the 3 prime end. Now the DNA polymerase would still continue to form the new strand in the 5 prime to 3 prime direction. This, however, would be the lagging strand. Describe the roles of DNA polymerase and DNA ligase in the replication of DNA. Okay, so हमारे पास DNA polymerase का क्या role होता है? DNA polymerase is responsible to add nucleotides, activated nucleotides to the new strand and form phosphodiester bonds between them. So हमारे पास क्या कहते हैं? We shall write that. Okay, so normally हमारे पास जो nucleotide होता है, that has one single ये इसकी नाइट्रोजन स्पेस ओके वन सिंगल फॉस्फेट होता है राइट दिस इज हाउ अ न्यूक्लियोटाइड लुक्स लाइक नाइट्रोजन स्पेस होती है पेंटोज शुगर होती है और हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है however this nucleotide cannot add on to cannot synthesize during cannot be added to the new strand मतलब एक नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड है ना हमारा वो हमारे पास उसको हम ऐड नहीं कर सकते ड्यूरिंग रेप्लिकेशन activated nucleotides are basically the monomers for DNA replication. Activated nucleotide simply क्या होता है? A nucleotide which has two extra phosphate groups और collectively उसके पास 3 phosphate groups होंगे तो वो activated nucleotide होगा. Why do we need an activated nucleotide? हमें basically बनाने होते हैं new phosphodiester bonds. हमें ऐसे बहुत सारे nucleotides को आपस में क्या कहती हैं connect करना होता है, bond करवाना होता है where the phosphodiester bonds. Now हमारे पास जब बॉन्ड बन रहा होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमें बनाना होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है ना यू गाइज माइट बी अवेयर कि हमारे पास जो एटीपी है दैट इज लाइक द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड ऑल ऑफ दैट और एटीपी का स्ट्रक्चर आप लोग डिटेल में इंशाल्लाह ए टू में पढ़ोगे बेसिकली जो एटीपी की भी एनर्जी होती है ना वो लॉक्ड होती है उसके फॉस्फेट ग्रुप्स में तो जो ये बॉन्ड्स है ना बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स व्हेन दीज बॉन्ड्स ब्रेक जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज कि जो ये दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स है ना ऑफ दीज एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स इन दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स के बॉन्ड टूट जाते हैं और जब वो बॉन्ड टूटते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं दैट एनर्जी इज बेसिकली यूटिलाइज्ड टू ऐड टू मेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स तो जब हमारे पास स्ट्रैंड बन जाता है तो फिर ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड शेप में आ जाता है लेकिन नो नॉर्मली देर आर वन फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड में क्या कहते हैं एक ही फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे पास जब हमें डीएनए रेप्लिकेशन करानी होती है तो हम जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पास उसके पास इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स फॉर्म करके न्यू स्ट्रैंड बना सके सो फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन टू टेक प्लेस हमें एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड कैसे एक्टिवेट होता है यू वुड हैव स्टडीड कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस डू यू नो ऑफ दैट ये एक्टिव प्रोसेस होता है एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है एनी प्रोसेस दैट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है हमारे पास एटीपी का क्या रोल होता है एटीपी इज बेसिकली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के पास होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स सही है एटीपी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इट्स क्वाइट सिमिलर टू न्यूक्लियोटाइड उसको भी हम एक्टिवेटेड या फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड बुलाते हैं या मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बुलाते हैं एटीपी के पास होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स एटीपी अपने 3 फॉस्फेट ग्रुप्स में से 2 फॉस्फेट ग्रुप्स डोनेट करता है सो एटीपी खुद बन जाता है एएमपी और वो क्या कहते हैं 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो डोनेट कर देता है किसको nucleotide को and when the nucleotide gets to phosphate groups of the ATP it becomes activated and once it becomes activated तब ये जाकर ऐड हो सकती है न्यू स्ट्रैंड पर ठीक है वेरी गुड
सो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज synthesizes the new strand by adding activated nucleotides, forms phosphodiester bonds between them to elongate the new strand. Since DNA polymerase only moves in 5' to 3' direction, one of the strand is the lagging strand, जिसमें Okazaki fragments होते हैं. DNA ligase basically joins the Okazaki fragment by forming phosphodiester bonds to complete the sugar phosphate backbone. Which are joined by DNA ligase as it forms phosphodiester bonds between them. State the name of the stage of interphase in the cell cycle when DNA replication occurs. So that stage is basically S phase. Figure 4.2 is a diagram of chromosome 11 at metaphase of mitosis. State the names and functions of structures A and B. Now, structure A is basically the centromere. Yes, actually, we miss a question. एक second में देख लेता हूँ. Yeah, sure. Miss, my question was if I write a wrong answer in the space provided. I'm so sorry. Can you speak a little louder? ऐसे में मेरा लैपटॉप का स्पीकर Yes. थोड़ा सा हल्की आवाज निकालता है. Alright. Yes, I was saying कि अगर जैसे मैंने in the space provided कोई गलत आंसर लिखा है, but I've already written it in pen और मुझे change करना है. So can I put the reference to the question and write it on a blank page? Some people say कि वो पढ़ते हैं examiners No, कुछ I लोग think तो so. नहीं There पढ़ते. is an answer copy, an answer sheet that you can ask from your examiner. So अगर आपको कुछ add करना है, देखो जो line space होती है ना वो उसी को check करते हैं. That's correct. So if you want to write something, you need to cancel a question, you need to write the right answer for it. So आप उसके लिए क्या कर सकते हो? आप अपने इन्विजिलेटर से एक आंसर शीट होती है, आप वो मांगोगे और आप फिर अपनी वो जो भी डिटेल्स हैं वो लिख दोगे और वो फिर आपकी जो आंसर शीट है वो आपके पेपर के साथ अटैच हो जाएगी एंड वो फिर रीड हो जाएगी. तो फिर वो कर देंगे ना read? हाँ, आप जब आंसर So I शीट won't. तो वो मैं स्टेपल होगी आपके पेपर के साथ, तो वो okay. फिर आपका आंसर तो मैं शीट पढ़ लेंगे. तो मैं blank पेज पे नहीं लिखूं, आंसर शीट पे लिखूं, उनसे मांग लूं हाँ, आंसर ब्लैंक शीट. पेज पे नहीं लिखेंगे बिकॉज ब्लैंक पेज में नहीं पढ़ेंगे. आप आंसर शीट मांगेंगे और आप आंसर शीट पे लिखेंगे. Alright, miss, thank you. Sure. Yeah, for exam you should write in continuous prose. आपको पैराग्राफ में लिखना होगा until and unless they've given you a list और आपको लिस्ट या पॉइंटर्स फॉर्म में लिखना हो. अगर उन्होंने वो खुद दिए हुए हैं, खुद मांगे हुए हैं, सिर्फ तब आप पॉइंटर्स या लिस्ट में लिखोगे. अदरवाइज you will write in continuous prose. अच्छा, this is a centromere. State the names and functions of structures A and B. Centromere का function क्या होता है? It holds the sister chromatids together. Structure B is basically the spindle fiber. ये आपका spindle fiber है, तो ये आपके microtubules होंगे या spindle fiber होगा. This is your spindle fiber, or you can say microtubule. Both are acceptable. अच्छा जी, आपका spindle fiber या microtubules का function क्या होता है? That they basically allow the chromosomes to attach themselves on the equator of the spindle during metaphase. Or you can also say that the microtubules are responsible for the movement of chromatids to opposite poles during anaphase. तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. एक तो आप भी लिख सकते हो. माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. अच्छा, हमारे पास देखो, ये एक सेल है.
ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सही है। एंड न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या कहते हैं, सेंट्रियोल होता है, राइट। एनिमल सेल की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका centriole होता है। Now you would know that centriole is basically made out of microtubules. 9+0 arrangement होती है. There are 9 microtubule triplets that basically form the structure of the centriole. ठीक है। Obviously हमारे पास जो ये 9 microtubules triplets हैं, ये organize हुए होंगे, राइट। हमारे पास क्या कहते हैं, जो साइटोस्केलेटन है उसमें आपके पास क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपके पास वो एरिया जहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, उसके जो अराउंड का एरिया है ना, ऑब्वियसली उस एरिया में हमारे पास ये सेंट्रियोल असेंबल हुआ होगा, ये सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज हुआ होगा। सेंट्रियोल किस चीज से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। सो द एरिया जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज होती हैं और सेंट्रियोल बनता है, उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और वो हमारा पर्टिकुलरली सबसे फेमस वाला होता है, वो सेंट्रोजोम होता है। So centrosome is basically an one of the examples of microtubule organizing center, जहां पर हमारा सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज होता है। जो सेंट्रियोल के अराउंड वाला जो एरिया होता है वो सेंट्रोजोम या एमटीओसी होता है। Does this make sense? Yes, Miss. Miss, मुझे लगा था कि two of these centrioles are called centrosome, but that's wrong. Yeah. सेंट्रोजोम इज द रीजन जहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइज Okay. हुआ होता है। Okay, Miss, got it. Another function that you can write of the spindle fiber, वो क्या कहते हैं, होगा that allows the movement chromatids to opposite poles. Currently I'm checking A2 papers. Half of them unka Thursday ko mock hua tha, so half of the A2 papers are checked. The reason why I wasn't able to reply to you was that yesterday I was busy checking the papers. बाकी के आधे उनके आज complete हो जाएंगे. So by the time by tonight or by tomorrow morning, I would be done with checking the A2 exams. So फिर इंशाल्लाह आप लोगों के I'll check by Tuesday, I think so सबके check हो जाएंगे। और फिर हम अपनी Tuesday वाली क्लास में probably we'll discuss the mock exam if you guys find it difficult and you guys want to discuss, तो फिर हम इंशाल्लाह Tuesday को इसको discuss कर लेंगे। अच्छा जी। Complete figure 4.3 to show what happens to chromosome 11 in anaphase so that the daughter nuclei are genetically identical. अच्छा जी, हमारे पास होता क्या है कि हमारा जो क्रोमोसोम 11 है वो ऑब्वियसली स्प्लिट करेगा, उसका सेंट्रोमेयर डिवाइड करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी एंड दे वुड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल शो अ स्पिंडल, ठीक है। सो दिस इज a spindle fiber। और हमारे पास क्या कहते हैं, एक तरफ एक सिस्टर क्रोमेटिड जा रही होगी, दूसरी तरफ दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड जा रही होगी, और बीच का जो एरिया है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो हमारा क्या कहते हैं, ऑब्वियसली वैनिश हो चुका होगा। So this is how you would draw this anaphase का stage। ठीक है, any questions about this? Figure 5.1 is a longitudinal section of a capillary in muscle tissue as viewed with a transmission electron microscope. State the evidence visible in figure 5.1 that identifies the cells inside the capillary as red blood cells। तो हमारे पास जो कैपिलरी का एरिया है वो बेसिकली ये हमारी कैपिलरी है। This is our capillary। They're asking us to give a visible evidence in figure 5.1 that identifies the cells inside the capillary as red blood cells। सबसे पहले तो हमारे पास जो red blood cells हैं, अगर हम उनका diameter देखें या उनका size देखें, it is almost similar to the diameter of the capillary and we know कि हमारे पास जो capillary और red blood cells हैं उनका diameter almost similar होता है, almost same size का होता है। Why? So that हमारे पास जो red blood cells हैं
दे आर टचिंग द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, ताकि हमारे पास जो डिफ्यूजन है वो एफिशिएंटली हो सके। ठीक है, दूसरा, हमें कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी ऑर्गेन्यूल्स नजर नहीं आ रहे इनसाइड दी सेल्स। अगर आप बाकी सेल्स को देखो जो टिश्यू के हैं, आप देख सकते हो कि उनमें क्या कहती हैं, आपको चीजें नजर आ रही हैं, ऑर्गेन्यूल्स की क्या कहते हैं, रेमिनेंट्स नजर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर सेल में, तो आपको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नजर आ रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आपका रेड ब्लड सेल्स है वो बिल्कुल अंदर से खाली है। So there is no nucleus, no organelle. They have a very, you know, empty सा hollow सा appearance, and they have the same size or width as the capillary. So we would say the cells can be identified can be identified as RBCs because they have same width as the capillary, and there are no organelles and nucleus present. Nucleus, no organelles and nucleus are present. Explain how the structure of the capillary wall is related to its function. सबसे पहले हमारे पास जो capillary wall होती है, it is one cell thick. And because it is one cell thick, it means that it has a short diffusion distance for gases to and for nutritional substance to exchange. So the walls of the capillary are one cell thick. Therefore, making the diffusion distance shorter for the exchange of substances to take place. सिमिलरली हमारे पास क्या कहते हैं, एंडोथेलियल पोर्स होती हैं, जिनको हम फेनेस्ट्रेशंस भी बुलाते हैं, विद इन द सेल विच अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड. सो endothelial pores are present in the capillary walls, allowing the formation of tissue fluid. Figure 5.2 is a diagram showing some of the events that occur as blood flows through capillary in a respiring tissue. An increase in respiration, which part, Hashim? ये वाला part कौन सा point कह रहा हूँ repeat करने को? Last वाला. Endothelial pores क्या होते हैं? Let's say ये हमारी capillary है, ठीक है, ये capillary है, इसमें ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज का तो साइज ऑलमोस्ट सेम होता है टू द साइज ऑफ द कैपिलरी, तो आरबीसीज ऑब्वियसली के नॉट लीक आउट ऑफ दीज पोर्स, इतने छोटे पोर्स से वो बाहर लीक नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ना ब्लड का, जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, प्लाज्मा जो है वो इससे लीक आउट कर सकता है। और क्या कहती हैं, हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होता है ना, वो क्या कहते हैं, इन पोर्स से लीक आउट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास सराउंडिंग में टिश्यू फ्लूइड बनता है। प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपेरेंट सा येलोइश सा फ्लूइड होता है। तो सिर्फ जब प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी लीक करेंगे कैपिलरीज में से, तो सराउंडिंग एरिया में हमारे पास टिश्यू फ्लूइड बन जाता है। और ये टिश्यू फ्लूइड कैसे बन पाता है, वो इसी वजह से बन पाता है बिकॉज द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी हैव एंडोथेलियल पोर्स। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ओके,
Okay, so figure 5.2 is a diagram showing some of the events that occur as blood flows through a capillary in a respiring tissue. An increase in respiration results in an increase in carbon dioxide concentration in the blood and the release of more oxygen from red blood cells to tissue. Explain how an increase in carbon dioxide in the blood leads to the release of more oxygen from red blood cells. Now, हमारे पास सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है रेड ब्लड सेल की, ये हमारा रेड ब्लड सेल है बेसिकली, ये पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास रिस्पायरिंग टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और वो जा रही है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉरन से स्प्लिट होगा इन हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन और ऑक्सीजन हमारी बाहर निकल रही होती है। अब ऑक्सीजन क्यों बाहर निकल रही होती है इस सारे प्रोसेस की वजह से? वो इसलिए निकल रही होती है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, it prefers to bind with hydrogen ion more because it has a greater affinity, a greater attraction towards hydrogen ion. So अगर hydrogen ion concentration red blood cells में ज्यादा होगी, so the hemoglobin would prefer to bond with hydrogen ion and form hemoglobinic acid, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन था वो हीमोग्लोबिन उसको छोड़ देगा, उससे डिसोसिएट कर जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं है, ऑक्सीजन अब क्या कहते हैं फ्री है, तो ऑक्सीजन फिर क्या कहते हैं रिलीज हो जाती है फ्रॉम द आरबीसी इनटू द रिस्पायरिंग टिश्यू। तो अगर हमारे पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वो हमसे कह रहे हैं रेस्पिरेशन ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ब्लड के अंदर, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स टू द टिश्यू। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड लीड्स टू द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीजन फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। तो जाहिर सी बात है अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा तो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे थ्रू इट। ज्यादा हाइड्रोजन आयंस जब रिलीज होंगे तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है इट वुड प्रेफर टू बाइंड विद द हाइड्रोजन आयंस इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन रिलीज करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेगा। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड would result in the formation of more carbonic acid. Due to this, more hydrogen ions shall form in RBCs. Hemoglobin has a greater affinity for hydrogen ions than oxygen. Therefore, it will bind with hydrogen to form hemoglobinic acid, thereby releasing oxygen for respiring tissues. मिस जी हमारा क्वेश्चन ये है ना कि जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जितना इंक्रीज करेगा तो उससे मतलब ऑक्सीजन ज्यादा कैसे निकलेगा मतलब रेड ब्लड सेल से? यस, यही क्वेश्चन है। आंसर समझ आ गया? आंसर में कुछ एक्सप्लेन करना है? आंसर में ये कि मतलब आरबीसी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ना आरबीसी के अंदर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। सो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छुपी हुई थी या प्रेजेंट थी उसको रिलीज कर देगा। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आरबीसी के अंदर आ रही है तो ज्यादा ऑक्सीजन आरबीसी रिलीज करेगा। इस मुझे लेकिन ये बात समझ नहीं है कि इन्होंने कहा हेमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन आयंस
देन O2। मतलब हालांकि हमें तो O2 ज्यादा चाहिए। हाँ, तो हमारे पास देखो हीमोग्लोबिन ने बनाया हुआ है आरबीसी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमें क्या करना है, हमें इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करना है। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा। सो अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो ये बॉन्डिंग है हमें उसको खत्म करवाना है, तो हमें कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी ना जिससे हीमोग्लोबिन ज्यादा अट्रैक्टेड हो। हीमोग्लोबिन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा हाइड्रोजन आयन से, ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे तो ज्यादा हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट हो रहा होगा हाइड्रोजन आयन से, और वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ये बन जाएंगे 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। हमें बेसिकली आरबीसी के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लॉक्ड है उसको रिलीज करवाना है ऑक्सीजन। हाँ, जो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लॉक्ड है, उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हमें ऑक्सीजन निकालनी है। उसके लिए हमें हीमोग्लोबिन के सामने एक ऐसी चीज लानी होगी जिससे हीमोग्लोबिन ज्यादा अट्रैक्टेड हो इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तभी वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, राइट। ओके मिस। Chloride ions are a constituent of blood plasma. The concentration of chloride ions in the plasma of deoxygenated blood is between 2 to 4 m- millimole per dm cube lower than in the plasma of oxygenated blood. Explain why the concentration of chloride ions in the blood plasma of deoxygenated blood is lower than the plasma of oxygenated blood. वो हमसे कह रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्लोराइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड प्लाज्मा में वो कम है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। दे आर आस्किंग अस व्हाई इज दैट द केस। हमारे पास डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कब होता है, जब हमारे पास उस ब्लड में से ऑक्सीजन रिलीज हो रही हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ रही हो। अब ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है और ये हमारे पास बाहर है ब्लड प्लाज्मा। हमारे पास रेड ब्लड सेल में क्या होता है, अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म carbonic acid in the presence of the enzyme carbonic anhydrase। वो carbonic acid dissociate करता है in hydrogen ion and in bicarbonate ion। जो बाइकार्बोनेट आयन है वो रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं रहता, वो क्या करता है, वो रेड ब्लड सेल से बाहर डिफ्यूज कर जाता है, वो बाहर चला जाता है। अच्छा, बाइकार्बोनेट आयन पे है -1 का चार्ज, हाइड्रोजन आयन पे है +1 का चार्ज। +1 -1 जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है आरबीसी को। सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड, असल में लाइट चली गई थी। हम्म, एनीवेज, कैन यू हियर मी आशा? यस मैम। अच्छा, तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो बाइकार्बोनेट आयन है उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, हाइड्रोजन आयन पे +1 का चार्ज होता है। -1 +1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल आरबीसी को न्यूट्रल रखता है। अब अगर ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर डिफ्यूज हो गया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है आरबीसी की वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि जो -1 का चार्ज था जो +1 को कैंसिल करके न्यूट्रल कर रहा था वो तो बाहर चला गया। तो अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्या कहते हैं, आरबीसी के अंदर, विच वी डू नॉट वांट। हम चाहते हैं कि जो आरबीसी की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या रहे, वो बैलेंस रहे। तो जब भी बाइकार्बोनेट आयन एक नेगेटिव आयन बाहर जाता है ना, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए ब्लड प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर आता है। अब फिर से हमारे पास +1 -1 का चार्ज है इन द आरबीसी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज स्टोर्ड। तो हमारे पास हमेशा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, उसमें क्या कहते हैं, क्लोराइड आयंस कम होंगे। क्यों कम होंगे? बिकॉज द क्लोराइड आयंस बेसिकली एंटर इनसाइड द आरबीसी टू रिप्लेस द नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट आयन। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट बुला रहे होते हैं। सो इन दी ऑक्सीजनेटेड मिस ब्लड। लेकिन ये तभी होगा ना, हाँ बोलो। ये तभी होगा कि जब वो होंगी, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जब बाहर जाएगा तभी क्लोराइड अंदर आ सकेगा। हाँ, तो हमारे पास जैसे जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस बनते जाते हैं वो वैसे वैसे एग्जिट करते रहते हैं आरबीसी से टूवर्ड्स द ब्लड प्लाज्मा। तो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कहते हैं, क्लोराइड आयंस जो हैं वो अंदर आ जाते हैं आरबीसी के, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है?
क्योंकि हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो बॉडी में जो कहते हैं एग्जिस्ट ही ब्लड प्लाज्मा में करता है। वो क्या कहते हैं वापस आरबीसी के अंदर लंग्स के दौरान आएगा। जब लंग्स से हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजनी होगी ना, तो फिर ये बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा। अगर ये लंग्स होते लेट्स से हमारे पास, अगर ये लंग्स होते हैं, लेट्स से हम लंग्स देखना, अभी तो हम रिस्पायरिंग टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। लंग्स में क्या हो रहा होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में अंदर नहीं आ रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर भेजना होता है। तो अब ना लंग्स में बैकवर्ड प्रोसेस हो जाता है। लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस इन द लंग्स। सिर्फ लंग्स के अंदर जब बाइकार्बोनेट आयन होता है ना, तब वो ब्लड प्लाज्मा से आता है आरबीसी के अंदर, तब वो आरबीसी के अंदर आएगा। आरबीसी के अंदर आया तो ऑब्वियसली हमारे पास आ गया है क्लोराइड, क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन अंदर। तो अब हमारा क्लोराइड आयन बाहर चला जाएगा, अब उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड, हमारे पास जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होती है ना, ये बैकवर्ड रिएक्शन भी कैटलाइज करती है। तो हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आरबीसी से निकल कर लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से फिर बाहर नोज के थ्रू इन्वायरमेंट में चली जाएगी। सो टिश्यूज में ऑपोजिट प्रोसेस होता है, लंग्स में ऑपोजिट प्रोसेस होता है। ठीक है। बाकी पूरी बॉडी में आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड प्लाज्मा में ही एग्जिस्ट करता है, तभी वो आरबीसी को फौरन छोड़ देता है। और वाहिद जो टाइम है जब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर वापस आता है वो सिर्फ लंग्स के अंदर वापस आता है। सो दैट बाइकार्बोनेट आयन कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड बी एक्सपायर्ड इनटू द एयर आउट ऑफ द बॉडी। इज दिस क्लियर? So we would say that in the oxygenated blood, the bicarbonate ion that leaves the RBC and thus chloride ions diffuse into RBC to maintain electrical neutrality. RBC. This is known as the chloride shift. Last question. Figure 6.1 is a diagram. Sure. I'll share this all PDFs. मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी. Figure 6.1 is a diagram showing the passage of water through the tissue of a flowering plant from the soil to the atmosphere. The arrows show the direction of water movement. The structure labeled X is part of the simplest pathway. State the name of structure X. हमारे पास structure X is basically the direct cytoplasmic connections between two adjacent plant cells. So this is basically the plasmodesma. Structure labeled Y in the cell wall is a barrier to the apoplast pathway. State the name of structure Y. That's the Casparian strip. It's made up of suberin, a hydrophobic substance, and it blocks the movement of water via the apoplast pathway. हमारे पास water इसके through move नहीं कर सकता, तो सारे का सारा water is forced to move through the plasmodesmata at point Y. बेसिक एक्सपीरियंस स्ट्रिप बेसिकली स्ट्रिप की तरह तो नहीं है, लेकिन हम इसको एक्सपीरियंस स्ट्रिप ही बुलाएंगे। मतलब ये बेसिकली बॉल शेप का ना, सॉइल पार्टिकल्स जैसे। हाँ, इसको Casparian strip ही बुलाते हैं। और ये हर सेल में होगा प्रेजेंट, या फिर मतलब ये किसी। ये प्रेजेंट होता है आपका रूट के जो क्या कहते हैं एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं ना, ये खाली एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, रूट के एंडोडर्मिस सेल्स में प्रेजेंट होता है और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता. सो इट्स प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस ऑफ रूट. With reference to figure 6.1, complete the statements about the movement of water in the flowering plant. Water moves from the soil solution to the cytoplasm of root hair cells by osmosis. Water moves from the xylem in the root, this is the xylem in the root, to the xylem in the leaf via the transpiration pulp.
ट्रांसपिरेशन पुल, या जो हमारे पास क्या कहते हैं कोहेजन टेंशन होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द water from the roots all the way up to the xylem in the leaf. Water moves from mesophyll cell walls to intercellular air spaces by, ये हमारे पास क्या कहते हैं इवेपोरेशन हो रही है, हमारे पास जो मेसोफिल सेल की सरफेस पे वाटर था इट इज गेटिंग इवेपोरेटेड, और अब जो ये वाटर वेपर है ये जो डिफ्यूज कर रहा है, वाटर वेपर मूव्स फ्रॉम इंटरसेल्युलर एयर स्पेसेस टू द एटमॉस्फेयर आउटसाइड द लीफ बाय डिफ्यूजन. एनी क्वेश्चंस, इज दिस क्लियर? मिस इवेपोरेशन वाला और ट्रांसपिरेशन पुल वाला नहीं समझ आया कि इवेपोरेशन किस तरह हो रही है, और ट्रांसपिरेशन पुल तो मतलब नीचे से ऊपर से नहीं, नीचे नीचे से ऊपर नहीं जाएगा मतलब ट्रांसपिरेशन पुल, या ऊपर से उसका कोई काम नहीं है? नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं ना, वो हमसे पूछ रहे हैं कि वाटर मूव्स फ्रॉम जाइलम इन द रूट, जाइलम इन द रूट नीचे है, टू द लीफ, लीफ हमारे पास ये वाला रीजन है, तो हमारे पास वो यही तो पूछ रहे हैं कि नीचे से ऊपर जो पानी जा रहा है वो किस फोर्स की वजह से जा रहा है, तो वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जा रहा है ना, या कोहेजन टेंशन फोर्स की वजह से जा रहा है ना. और इवेपोरेशन की हो रही है, देखो मेसोफिल सेल सरफेस पे वाटर होता है, वाटर के या मॉइस्चर होता है, वाटर हो गया मॉइस्चर हो गया, ये लिक्विड होता है राइट. हमारे पास क्या कहते हैं ये जो लिक्विड है ऑन द सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स वो वाटर वेपर बन रहा है. सो हमारे पास लिक्विड से वो वेपर बन रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रही है. अब वैसे यहाँ पे हम बॉइलिंग तो कर नहीं रहे कि हम कहें कि ये जो स्टेट ऑफ ये चेंज ऑफ स्टेट है वो बॉइलिंग है, ये इवेपोरेशन है. सो इस वजह से वी आर कॉलिंग इट इवेपोरेशन. जब हमारे पास वाटर वेपर बनता है, गार्ड सेल्स ये गार्ड सेल्स हैं, ये आपके स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, और ये आपके पास पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं. these are palisade mesophyll cells, these are spongy mesophyll cells, ये दोनों आपके गार्ड सेल्स हैं, और ये आपके क्या हैं एपिडर्मल सेल्स हैं. ठीक है. Okay, that's it for the paper. Inshallah, I shall be seeing you guys on Monday, and best of luck for the mock exam.